आपके पास टॉपिक का नाम है साइक्लिक प्रोसेस। अब आप लोग अपनी बातों का जो प्रोसेस है उसको बंद करें, कुछ पढ़ना चाहते हैं। साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास सिस्टम पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद रिटर्न हो जाता है अपनी इनिशियल स्टेट पे, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास सिस्टम के ऊपर वर्क डन भी हो और वर्क डन होने के बाद सिस्टम दोबारा से हमें वैसे ही मिल जाए जैसे कि उसमें किसी भी किस्म के चेंज आने से पहले था। उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है आपके पास साइक्लिक प्रोसेस। अगर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इस वक्त एक गैस, इसका प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम है V1, इसका टेम्परेचर है T1 और इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है U1। मेरे पास एक प्रोसेस है जिसका प्रेशर मेरे पास V1 है, मेरे पास इसका टेम्परेचर है T1, इसकी इंटरनल एनर्जी है U1 और इसका वॉल्यूम है V1। मैंने आपके पास गैस को कंप्रेस किया, जब गैस को कंप्रेस किया कुछ चेंजेस आए, फिर दोबारा से गैस एक्सपेंड हुई, कुछ चेंजेस आए, फिर दोबारा से गैस कंप्रेस हुई, कुछ चेंजेस डेवलप हुए, फिर प्रोसेस खत्म हुआ। जब प्रोसेस खत्म हो गया तो अब मुझे गैस ऐसी मिली। अब इसका प्रेशर था P2, इसका वॉल्यूम था V2, टेम्परेचर था T2 और इसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, U2। अब मेरे पास मुझे एक चीज ये मिली और एक चीज ये मिली। मैंने इसका प्रेशर देखा कितना था और मैंने इसका प्रेशर देखा कितना था। मैंने देखा दोनों की इनिशियल और फाइनल प्रेशर बिल्कुल सेम है। दैट मींस P1 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम था उतना इसका फाइनल वॉल्यूम था, तो इसका मतलब दोनों की वॉल्यूम भी क्या है, बिल्कुल सेम। V1 is equals to V2। फिर मैंने देखा कि इसका जितना इनिशियल टेम्परेचर था फाइनल, जितनी इसकी इनिशियल एनर्जी तो इसलिए सेम मिल रहा है। दैट मींस बीच में गैस प्रेस एक्सपेंड कंप्रेस एक्सपेंड होती है और इसका मतलब आपको उस डिवाइस ने फायदा दे दिया। फायदा देने के बाद द गैस is now at its original गैस अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आई तो उस अपनी जबान में कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब अगर मैं आपसे कहूं फाइनल इंटरनल एनर्जी को U2 is equals to 0, क्या मेरे पास ये इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस और इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस को क्या हम डेल्टा U का नाम दे सकते हैं। U का मतलब है चेंज, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। एक बात ध्यान में रखें, पहले सारे लवाजमात करें, सारे लवाजमात मतलब सिस्टम में आने वाले चेंजेस ऑब्जर्व करें और सबसे आखिर में जाके अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मुझे पता चल गया जब इनिशियल स्टेट पे वापस आया तो सारे पैरामीटर सेम थे। इसका मतलब इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर था, 0। अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मैंने इस पे अप्लाई किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब मैं इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करूंगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। जो भी आप हीट सप्लाई करते हैं क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरे पास इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, 0। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन में जहां पर डेल्टा U है क्या वहां पे 0 पुट कर सकता हूं।
तो इसका मतलब अब ये जीरो यहाँ से हट जाएगा और डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आएगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा डब्ल्यू। अब मुझे पता चला कि साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम को जितनी भी हीट प्रोवाइड की जाएगी that will all be utilized to do work। तो इसका मतलब मुझे क्या कहना चाहिए, all the heat energy, all the heat energy provided, any energy provided in cyclic work, जितनी भी हीट आप प्रोवाइड करेंगे साइक्लिक प्रोसेस में, वो सारी की सारी वर्क करने में यूटिलाइज होगी। जितनी भी हीट आप प्रोवाइड करेंगे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, वो सारी की सारी आपके पास वर्क करने के अंदर यूटिलाइज होगी। तो साइक्लिक प्रोसेस में जितनी भी हीट प्रोवाइड की जाती है, ऑल द हीट विल बी यूटिलाइज्ड टू डू वर्क, वो सब वर्क में कन्वर्ट होगी। सबसे कारगर प्रोसेस है, द मोस्ट एडवांटेजियस। क्यों? इसलिए क्योंकि हम जो सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास होती है डेल्टा क्यू हीट, इज इट, और दैट एक्ट एज व्हाट, इनपुट, और मेरा काम होता है हीट एनर्जी से क्या निकलवाना, वर्क। तो इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू कंसीडर एज आउटपुट। एम आई क्लियर? हीट एनर्जी विल बिहेव एज इनपुट, वर्क इज बिहेव एज आउटपुट। डेल्टा क्यू बराबर है किसके, डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, और जब इनपुट आउटपुट क्या हो जाते हैं बराबर, तो उस मशीन की एफिशिएंसी बन जाती है 100%। तो याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ के मुताबिक एफिशिएंसी इज पॉसिबल अप टू 100%। फर्स्ट लॉ के मुताबिक एफिशिएंसी इज पॉसिबल अप टू 100%। फर्स्ट लॉ के मुताबिक, फर्स्ट लॉ के मुताबिक, फर्स्ट लॉ के मुताबिक एफिशिएंसी इज पॉसिबल अप टू 100। फर्स्ट लॉ के मुताबिक एफिशिएंसी 100 नहीं होती, 100 तक हो सकती है। मतलब 100 से कम भी हो सकती है, 100 हो सकती है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। बहुत सारे बेवकूफ मान के बैठ जाते हैं सिर्फ कौन कह रहा है आपसे 100 होती है, किस बेवकूफ ने कहा है? इसका मतलब है फर्स्ट लॉ के मुताबिक एफिशिएंसी कैन बी अप टू 100%। इसका मतलब वो 100 हो सकती है, 100 से कम हो सकती है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक 100% तक एफिशिएंसी इज पॉसिबल। एफिशिएंसी क्या है? पॉसिबल। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं पूरी की पूरी फिजिक्स में 90% इमेजिनेशंस के ऊपर चलती हैं। हमने बहुत सारी चीजें अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी, इसने प्रिडिक्ट किया कि आने वाले वक्तों के अंदर एक ऐसी मशीन बनेगी जिसके अंदर आपके पास हीट हम कम देंगे और वो वर्क उससे ज्यादा करेगी। और ये इसको बोलते हैं मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। इट्स नेम इज PM1 शॉर्टली PM1 के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम बोलते हैं द मशीन विच परफॉर्म्स मोर वर्क, द मशीन which performs more work, the machine which then the heat pro। परपीचुअल का मतलब होता है तसव्वुराती। तसव्वुराती की आपको पता है लिटरेचर में इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेजिनरी। परपीचुअल का मतलब है तसव्वुराती मशीन, इमेजिनरी। The machine which performs more work than the heat provided to it is called perpetual motion machine of first kind। एक ऐसी मशीन जिसको हम हीट कम प्रोवाइड करें लेकिन रिजल्ट मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड।
वो आपके पास PMM1 कहलाती है, जिसको हम हीट दें और रिजल्ट में वो आपको वर्क डन दे ज्यादा, वो कहलाती है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर बता दीजिए कि आपकी क्या प्रोवाइड हो रही है और वर्क डन क्या मिल रहा है ज्यादा। वर्क डन का मतलब इसके अंदर आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, इसका मतलब इसमें आउटपुट इज, जब इनपुट क्या ज्यादा आउटपुट क्या कम, तो एफिशिएंसी होती लेस देन 100%। जब इनपुट आउटपुट दोनों बिल्कुल सेम हो तो एफिशिएंसी इक्वल टू 100%। और जब इनपुट कम हो, और यहाँ वही वाला केस है, यहाँ पे इनपुट क्या है कम, आउटपुट क्या है ज्यादा, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी पाई जा रही ग्रेटर देन 100%। इसकी एफिशिएंसी होती है ग्रेटर देन 100%, इसकी एफिशिएंसी होती है ग्रेटर देन 100%। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड की एफिशिएंसी आपके पास पाई जाती है ग्रेटर देन 100%। अब मुझे बात बताइए, हम लॉ की सुनते हैं या अपने तसव्वुर की सुनते हैं? लॉ की। किसकी सुनते हैं? लॉ कहते हैं एफिशिएंसी कहां तक हो सकती है 100 तक, और ये कह रहे हैं कि एफिशिएंसी 100 से, लॉ कह रहे हैं कहां तक हो सकती है, लॉ के मुताबिक 100 से कम हो सकती है, 100 तक हो सकती है, लेकिन 100 से, लेकिन इसके मुताबिक एफिशिएंसी 100 से। इसका मतलब ये वाली बात लॉ को फुलफिल नहीं कर रही, तो लॉ के हिसाब से ऐसी कोई मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती, लॉ के हिसाब से ऐसी कोई मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक छोटे से सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं, और भी परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम, अगर आपसे कोई पूछे कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इम्पॉसिबल क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि आपके पास लॉ के मुताबिक एफिशिएंसी कैन बी अप टू 100%, इसका मतलब एफिशिएंसी 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, और ये कह रहे हैं कि एफिशिएंसी 100 से, इसका मतलब ये लॉ को फुलफिल नहीं कर रही। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन आल्सो बी स्टेटेड एज PMM1 इज इम्पॉसिबल। तो मैंने आपके सामने लिखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैंने आपके पास लिखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, first law of thermodynamics can also be stated as, first law of thermodynamics को हम इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं, PMM1 is impossible, perpetual motion machine of first kind is impossible। और इसलिए क्योंकि हम लॉ की सुनते हैं, जो लॉ कहेगा वो बात हमारे पे पत्थर पर लगी होनी चाहिए, उसके मुताबिक 100 तक है तो है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये लॉ को आपके पास फुलफिल नहीं कर रही, तो दैट मींस आपके पास परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। ये आपके पास एक प्रोसेस जिसका नाम था आपके पास साइक्लिक प्रोसेस। अब चल रहे हैं उस पार्ट की तरफ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब चल रहे हैं कैसे पार्ट की तरफ, और उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स। टोटल है 4 एप्लीकेशन, नाम बोले आइसोबैरिक, आइसोबैरिक,
आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, बैरिक का मतलब प्रेशर, आइसो निकला है सेम से, बैरिक का मतलब होता है प्रेशर, आइसो निकला है सेम से और बैरिक का मतलब होता है प्रेशर। दैट मीन्स वी कैन से द प्रोसेस इन विच pressure of the system is kept constant. The process in which pressure of the system is kept constant. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट हो जाए उसको बोलते हैं हम अपनी आम जबान में आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाता है। सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन बाकी सब चीजें चेंज होंगी। सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन बाकी सब चीजें चेंज होंगी। इसका मतलब वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। हमने जब हीट स्टार्ट किया था तो हीट की स्टार्टिंग में हमने एक चीज पढ़ी थी कि आप एग्जैक्टली आपके पास एक ऐसा लॉ जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ। तो हम लिखते हैं चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन दिस प्रोसेस। चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के ऊपर चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे हम बासानी चार्ल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप इसके तहत करने क्या वाले, तो आपने अपनी जबान से सिर्फ एक अल्फाज अदा करना है। आपने बोलना है कि अगर हम एक सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करें तो हम ये देखना चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करने की वजह से सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस डेवलप होते हैं। तो पहले हमें वो चेंजेस डिस्कस करने। जब वो चेंजेस डिस्कस हो जाएंगे उसके बाद एट द एंड वी विल अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैंने आपके पास कंसीडर किया है एक सिलेंडर, और उस सिलेंडर के अंदर मौजूद है एक गैस और ये आपके पास मौजूद है उसका एक मूवेबल पिस्टन। मैंने आपके पास कंसीडर किया एक सिलेंडर के अंदर मौजूद है आपके पास एक गैस और गैस के अंदर मौजूद आपके पास ऊपर मौजूद एक मूवेबल पिस्टन। ये मेरे पास एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है जो इस वक्त पाया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हाउ टू मेक अ प्रेशर कांस्टेंट, आप प्रेशर को कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, बाज़ औक़ात पूरा टॉपिक हो जाता है और आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेशर कांस्टेंट कैसे था तो उस वक्त ऐसे जवाब आते हैं कि दिल चाहता है कि पूरा टॉपिक दोबारा से पढ़ाया जाए। आपके पास अगर एक सिलेंडर में गैस मौजूद है, आपने उसकी पिस्टन दिया और पिस्टन को आपने छोड़ा, आपने छोड़ा बैलेंस हुआ, एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो के नतीजे में उसका टेम्परेचर बढ़ा तो एप्लीकेशन का नाम स्पीड दिया। प्रेशर तो कांस्टेंट याद रखिएगा, आपके जहन में और कुछ पार्ट अनक्लियर है। अब उसको सुनो मामला क्या है।
जब आप, ठीक है, तो अंदर की खलबलाहट बढ़ती है इसके अंदर की। बंदा बेचैन रहेगा, एम आई राइट, प्रेशर बढ़ेगा, और जब आप लॉक खोलेंगे क्या होगा, बंदा भागेगा। तो इसका मतलब जब तक गैस क्या है, लॉक, अंदर का प्रेशर बढ़ है। अगर आपके पास गैस के अंदर क्या हो रही है, एक्सपेंशन, तो हर बार अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपके पास गैस की एक्सपेंशन इस बात की जमानत बनाती है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर ऑलवेज रिमेन सेम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। तो आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आप जरा अपनी तवज्जो यहाँ रखिएगा, वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई जो मैंने बोली। मैं अपनी जबान से फिर अदा कर देता हूँ। आपने ये भी सिस्टम गैस मौजूद है, ठीक है, आप इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट। जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल एनर्जी को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब। जब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो इसका मतलब मॉलिक्यूल पिस्टन पे क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स, एंड ड्यू टू विच योर गैस एक्सपेंड बाय पुशिंग द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दैट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। दैट मींस वर्क इज डन बाय अ, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम जब भी हीट करेंगे तो उससे इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा और सिस्टम वर्क डन भी करेगा, दोनों काम होंगे। जब जब आप उसको हीट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर तो उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा और सिस्टम आपके पास वर्क डन भी परफॉर्म करेगा। अब जरा यहाँ देखिएगा गौर से, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है जरूरी। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और ब्रेथ का प्रोडक्ट बनाता है एरिया। लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट बनाता है एरिया। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला, ये एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया सेम रहेगा। जिस चीज से वॉल्यूम चेंज होगा वो कौन है, हाइट। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ लिसन, ये एक लंबा सा तार है, मैंने आपके पास एक लंबा सा तार है, ये जो आपके पास इसकी गोलाई है ये बनाती है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो आपके पास की गोलाई है क्या बनाती है, इसका क्रॉस सेक्शन। अगर मैं कहूँ कि इतने वायर की लेंथ चाहिए मुझे, तो आप एरिया तो इतना ही लेंगे और आप हाइट यहाँ से यहाँ तक लेंगे, एग्रीड। जब इसके एरिया को आप इस डायमेंशन से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा इसका, वॉल्यूम। अगर मैं कहूँ मुझे इतने वायर का वॉल्यूम चाहिए तो अब अगेन एरिया बिल्कुल सेम है, और क्या डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट की वजह से। तो अब याद देखिएगा, यहाँ पे जो पिस्टन है ना, पिस्टन, यहाँ पे जो पिस्टन है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ए। लेट ए रिप्रेजेंट्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पिस्टन। ये आपके पास पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, और अभी इस पिस्टन की कोई ना कोई हाइट है, और उस हाइट को हमने क्या नाम दिया हुआ है, h1। h1 is the height of the piston before heating। h1 is the height of the piston before heating। हीट करने से पहले पिस्टन की जो हाइट है वो आपके पास कहलाएगी क्या, h1। उसको हम नाम देंगे h1। अभी तक मैंने सिस्टम को हीट करना शुरू नहीं किया, मेरे पास इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a, और h1 आपके पास क्या है, इसकी हाइट, और ये वो हाइट है जो बिफोर हीटिंग पाई जा रही है। अब आप इसको हीट करेंगे तो मुझे बताइए हीट करने के बाद विल इट एक्सपेंड,
तो जब ये एक्सपेंड होगा तो इसका मतलब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एग्रीड। और क्या अब इसकी एक नई हाइट आएगी और इसकी जो नई हाइट आएगी उसको मैंने क्या नाम दिया, h2। तो मैंने यहाँ पे लिखा h2 is the height of the piston after heating। या आपके पास पिस्टन की हाइट है जो हीटिंग के बाद पाई जा रही है। सारे लवाजमात लिखना जरूरी होंगे। A represent cross sectional area of the piston, H1 represent height of the piston before heating, H2 represent height of the piston after heating। अब मेरा हाथ देखिए जरा गौर से, ये मेरा हाथ, पहले पिस्टन कहाँ था, यहाँ, अब पिस्टन कहाँ आया, क्या पिस्टन ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया, पिस्टन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया क्या वो यहाँ से तक होगा, और उसको हम नाम देंगे डेल्टा एच। डेल्टा एच कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पिस्टन। डेल्टा एच कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पिस्टन, और ये डेल्टा एच बराबर होगा H2 माइनस H1। एम आई क्लियर? क्योंकि आपको पता है इसकी फाइनल हाइट कितनी थी, H2, इनिशियल हाइट कितनी है, H1। जब हम H2 में से H1 को क्या करेंगे, माइनस, तो क्या वो डेल्टा H के बराबर आएगा। अब आइए जरा काम करते हैं। अब मुझे बताइए जितने बच्चे मौजूद हैं, गैस का वॉल्यूम फिक्स है चेंज हो रहा है, गैस का वॉल्यूम फिक्स है चेंज हो रहा है। इसका मतलब मैं निकालूंगा इसका वॉल्यूम ऑफ द गैस बिफोर हीटिंग, और फिर मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ द गैस आफ्टर हीटिंग। निकालें तो मैंने आपके पास निकाला वॉल्यूम ऑफ द गैस बिफोर हीटिंग। मैं जानना चाहता हूं कि हीट करने से पहले इसका कितना वॉल्यूम था, उसको नाम दिया मैंने V1। वॉल्यूम किसके बराबर है, A इंटू एच। बिफोर हीटिंग, गुड, बिफोर हीटिंग हाइट आपके पास कितनी थी, H1। तो क्या वॉल्यूम ऑफ द गैस बिफोर हीटिंग बेटा हम AH1 लिख सकते हैं। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस बिफोर हीटिंग आया AH1। और अगर मैं आपसे कहूं कि अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ द गैस आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद कितना वॉल्यूम था, उसको मैंने बोला V2। और मुझे बताइए क्या इसका नया वॉल्यूम AH2 के बराबर होगा। तो इसका हीट करने के बाद जो मुझे वॉल्यूम मिला वो कितना मिला, AH2। अब मुझे बताइए गैस कंप्रेस हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो गैस के वॉल्यूम में डिक्रीज आ रहा है, इंक्रीज। तो इसका मतलब अब मुझे मालूम करना पड़ेगा इंक्रीज इन, और इंक्रीज इन वॉल्यूम मुझे उस वक्त मिलेगा जब आप फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करें। तो निकालिए इंक्रीज इन। तो अब मैंने आपके पास निकाला इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाला, और ये इंक्रीज इन वॉल्यूम कहलाएगा डेल्टा V, and that will be equal to V2 minus V1। ये इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V होगा जो V2 माइनस के बराबर होगा। अब मुझे बताइए बीटा AH1, कैन वी टेक क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉमन, तो अंदर बचेगा H2 माइनस H1, और डायग्राम के मुताबिक H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H। तो इसका मतलब मैंने लिखा डेल्टा V इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा H। इसको डालें ब्लॉक्स में, और ये मेरे पास सही इंक्रीज इन वॉल्यूम की इक्वेशन। इंक्रीज इन वॉल्यूम उस वक्त आपको मिलेगा जब आप पिस्टन के क्रॉस सेक्शनल एरिया से गैस के अंदर होने वाले डिस्प्लेसमेंट को कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, हम जब ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई करें और बॉडी कवर करे डिस्प्लेसमेंट, क्या परफॉर्म होता है, वर्क। क्या परफॉर्म होता है, मॉलिक्यूल पिस्टन पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, और गैस क्या प्रोड्यूस कर रही है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब सिस्टम ने क्या परफॉर्म किया, मैं जानना चाहता हूँ सिस्टम कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी, द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी, आपका सिस्टम जो वर्क डन करेगा, द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी। वर्क डन को डिनोट करते हैं डेल्टा W से, और वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा W की जगह आ गया F इंटू S। सबने मैट्रिक में पढ़ा है इसको, फर्स्ट में पढ़ा है कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वी आर जस्ट कंसर्निंग द मैग्नीट्यूड, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट टेकन एन F इंटू S। तो मैंने आपके पास डेल्टा W बराबर ले लिया F इंटू S के। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेस कौन हो रहा है, हम हो रहे हैं, पिस्टन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किसका आएगा, पिस्टन का। क्या पहले पिस्टन यहाँ था और अब यहाँ आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बना, डेल्टा एच। तो लिखें यहाँ पे डेल्टा एच, तो एस की जगह पर आ गया डेल्टा एच। डेल्टा एच इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पिस्टन। कौन बेवकूफ कह रहा है कि प्रेशर जीरो होगा, किसने कहा है आपसे? मैं बोलता हूँ आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कितना होगा, आपने बोला कांस्टेंट, मैंने कहा क्या वैल्यू होगी, आपने बोला जीरो। मैं कहूंगा आप बेवकूफ है, प्रेशर जीरो नहीं होगा, प्रेशर की कोई एक वैल्यू होगी जो थ्रू आउट द प्रोसेस बिल्कुल सेम, कोई भी हो सकती है, 100, 200, 5, 7, 8, 9, 6, 4, कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, आप मुझे जिंदगी में कोई प्रेशर का फॉर्मूला अगर पढ़ा हो तो बताएं, कौन सा फॉर्मूला? गुड, प्रेशर इज नोन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। इंट्रोड्यूस करें। आपके पास प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से फोर्स की इक्विवेलेंसी निकालें, ये एरिया डिवाइड वहां जाके, तो क्या एफ पी ए के बराबर आया, तो इसका मतलब एफ और किसके बराबर मिला, पी ए। आगे को क्या आपको यहाँ पे एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है? तो क्या अब हम इस पोजीशन में है कि हम इस एफ की जगह पर पी ए लिखते हैं, तो लिखें पी ए। तो मेरे पास यहाँ पे जो डेल्टा डब्ल्यू है वो एफ इंटू डेल्टा एच के बराबर आया, और एफ की जगह पे बोले क्या आया, पी ए। साथ में क्या मौजूद है, डेल्टा एच। क्या आप सबको ये स्टेप समझ में आया? तो मेरे पास एफ की जगह पे आया पी ए, साथ में मौजूद डेल्टा एच। ये क्या है, ये क्या है, डेल्टा एच। ये क्या है, ए, और ये क्या डेल्टा, और इन दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम के बराबर है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ए डेल्टा एच को हटाकर इसकी जगह डेल्टा वी लिख सकता हूँ? अब बोले इसके अंदर वर्क डन किसके बराबर आया, पी डेल्टा वी की। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन पी डेल्टा वी के बराबर होता है, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, पर मैं कोई भूला नहीं। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन पी डेल्टा वी के बराबर होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन पी डेल्टा वी के बराबर होता है। ये जुमला मैंने बोल दिया 3 बार, एक बार को मैं 10 बार काउंट करता हूँ तो 30 बार। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में आपके पास जो वर्क डन होता है वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है। लवाजमात हो गए सारी खत्म। अब क्या अप्लाई करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें। लवाजमात खत्म हो गए, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें। तो अब मैंने अप्लाई किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो भी हीट आप देते हैं वो या तो इंटरनल एनर्जी चेंज करती है और थोड़ा बहुत हिस्सा वर्क डन में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब आप मुझे बताइए आप कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो वर्क डन भी आइसोबैरिक का आएगा। आइसोबैरिक का वर्क डन कितना आया, पी डेल्टा, वर्क की जगह पे पुट कर दें, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे डाल दिया पी डेल्टा वी। ये आ गई आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन फॉर विच प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। जब भी न्यूमेरिकल में कांस्टेंट प्रेशर का तस्करा होगा, जब भी न्यूमेरिकल में कांस्टेंट प्रेशर का तस्करा होगा, आपने तलाश करना होगा कांस्टेंट प्रेशर अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब आप पे आप अप्लाई करेंगे आइसोबैरिक की इक्वेशन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कभी जिंदगी में कि आप कोई प्रोसेस पढ़ें और आप उसको ग्राफ से एक्सप्लेन ना करें, तब आपको इसका ग्राफ बनाना होगा। मेरे पास यहाँ पर आया प्रेशर, यहाँ पर आया वॉल्यूम, मेरे पास एक्स एक्सिस पे आया वॉल्यूम, मेरे पास वाई एक्सिस पे क्या आया, प्रेशर। जब आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनता है, जब आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनता है, तो इट इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर होगा। अब जरा चेक करें, जितने भी हजरात और खवातीन यहाँ मौजूद हैं, इस पॉइंट के लिए वॉल्यूम कुछ और, इस पॉइंट के लिए वॉल्यूम कुछ और, इस पॉइंट के लिए वॉल्यूम कुछ, इस पॉइंट के लिए वॉल्यूम कुछ, लेकिन इन सब प्रेशर बिल्कुल सेम। तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। ये बेसिक ग्राफ है। अब जो करने जा रहा हूं उसको इतना हल्का करिएगा, इतना हल्का करिएगा कि वो आपको भी बहुत मुश्किल से पढ़ने पर नजर आए।
इस ग्राफ के अंदर जो भी पोर्शन होता है वो सब वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ के अंदर जो भी पोर्शन होगा वो सब वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। द एरिया अंडर अ हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिप्रेजेंट वर्क। द एरिया अंडर अ हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिप्रेजेंट वर्क। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जितना भी एरिया आएगा वो सारा वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा जो सिस्टम ने परफॉर्म किया है। वॉइस